हेलो बच्चों। तो आप सभी बच्चों का इस नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम यशवंत कुमार है और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी हूँ। और आज के क्लास में हम लोग बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग हो, झारखंड बीएससी नर्सिंग हो, या फिर आप अगर एएमयू की तैयारी कर रहे हैं, एएमयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन सारे एग्जामों के लिए ये जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो हमारा जो है उपयोगी होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे कि नर्सिंग गुरुकुल, नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्सिंग के फील्ड में हमने काफी अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन किया है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो आपके सामने दिख रहा होगा। ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने लगातार नर्सिंग गुरुकुल के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आइए बच्चों, ये बातें तो बहुत हो गई, आप स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मॉडल पेपर, जिसका पहला सवाल है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये पूछ रहा है। तो अगेन, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, तो आप सबसे पहले वर्क का फार्मूला लिखिए। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे होता है एफ एस कॉस थीटा। बट कॉस थीटा का किसी प्रकार का डायमेंशन नहीं होता है। कॉस थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हमारा एफ है और एस है। अगर आपको पता होगा तो F बराबर होता है m इंटू ए, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम m लिखते हैं, और एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे एल टी माइनस टू। ठीक है बच्चों। तो फोर्स का तो हो गया एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से मेजर किया जाता है, तो ये हो गया एल। नाउ एम एल टी माइनस टू और एल, ये हो गया बच्चों एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ये हमारा डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क हो गया। आइए देखते हैं बच्चों, हमारा किस ऑप्शन से ये मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन ए से ये मैच कर रहा है। बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है, देन यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली हम उसके रिप्लाई में आंसर जरूर देंगे। ध्यान देंगे बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार की और भी तैयारी करनी होगी तो लगातार आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कुछ और इससे ज्यादा से ज्यादा मॉक अवेलेबल हैं। आप वहां से भी अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि एक कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 सेकंड, द एक्सेलरेशन इज। देखो, कहता है कि एक कार है जो एक्सेलरेट करती है, कहां से? रेस्ट से। तो अगर रेस्ट से करती है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी या इसका प्रारंभिक वेग जो बोलते हो तुम लोग, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और अंत में इसकी जो स्पीड है बच्चों, अंत में जो इसकी स्पीड है, ये हमारा v जो है वो 20 हो जा रहा है। कितने समय में? तो t बराबर 5 सेकंड में। आपको पता होगा इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं, क्या क्या? एस v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनमें से कौन सा लगेगा? ऑब्वियसली बच्चों, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो v बराबर यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल है। बाकी अगर तुम लगाते हो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें से एक क्वांटिटी अननोन होगा। तो गिवन फॉर्मूला के लिए जो मुझे चाहिए और जो मुझे रिक्वायर्ड क्वांटिटी गिवन है, तो हम उसका उपयोग करके इसी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो हमारा दे रखा है कि हमारा जो फाइनल स्पीड है वो 20 हो जा रहा है, और इनिशियल तो जीरो है। अच्छा ठीक है। और ए तुम्हें निकालना है, एक्सलेशन जो बोला है तुम्हें निकालना है, एंड टी हमारा 5 है। ठीक है। तो डेट इज 20 इक्वल टू ए इंटू 5, दैट इज 5 ए। सॉल्व करोगे, यहां से 4 हो जाएगा। नाउ यहां से तुम लिख सकते हो ए जो है वो आया कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, हमारा इसी प्रकार से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, देन टाइम पीरियड। देखो बच्चों, टाइम पीरियड और लेंथ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। सो टाइम पीरियड और लेंथ का जो फॉर्मूला रिलेशन होता है, दैट इज 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। ध्यान देंगे कि 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एल रूट रूट ऑफ द लेंथ के। ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से यहां इन्होंने लेंथ जो है वो 1 मीटर दे रखा है, तो हम सारे वैल्यूज को यहां रख देते हैं। 2 बाय रूट अंडर 1 अपॉन एल के जगह पर 1 मीटर, जो कि ये 1 दे रखा है, और जी का वैल्यू सारी दुनिया जानती है, दैट इज 9.8।
इसे अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो दिस सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा जब सारे क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है मुझे 2 सेकेंड, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बट हम इसे 2.2 सेकेंड कंसिडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है, जब भी बोले कि यूनिट, यूनिट का मतलब तुमसे वो ऐसा यूनिट पूछ रहा है, होता सीजीएस यूनिट भी है, एपीएस भी है, बट अगर यूनिट के साथ उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया है तो तुम्हें कंसिडर करना है कि वो तुमसे ऐसा यूनिट के बारे में पूछ रहा है। तो कहता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो सारे फॉर्मूले होते हैं, बट मुझे जिस फॉर्मूला से ज्यादा इजी होगा, इजियर होगा यूनिट निकालना, हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का डायमेंशन होता है न्यूटन, और ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कुलम, तो हम इसे लिखते हैं न्यूटन पर कुलम। इसका यूनिट और एक है बच्चों, हम इसे वोल्ट और वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं, ठीक है। वोल्ट पर हम पढ़ोगे तुम जाकर, आगे चलकर तुमने पढ़ा होगा डीवी, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये भी एक फॉर्मूला होता है, वहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट लिखते हैं वोल्ट पर मीटर। तो हमें उतनी हल्की सी जानकारी हो गई, बट हम जानते हैं कि इसे यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो है न्यूटन पर कूलम में हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता था मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉडी मूविंग एट ए 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है, मास हमारा कितना है 2 kg, और वेलोसिटी हमारा कितना है 3, तो डेट इज 6 kg मीटर पर सेकेंड। ध्यान देंगे बच्चों कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रैक्टिस सेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, यूपी और झारखंड वाले बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। आप इस मॉक टेस्ट को लगातार लगाते रहिए, देखिएगा आपका प्रिपरेशन कितना शानदार बूस्ट होगा। आप अगर ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जाकर चीजें डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से भी अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। कहता था वर्क डन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा, 6 kg मीटर पर सेकेंड। फिर अगला सवाल है हमारा, द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज। ध्यान रखेंगे, फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑलवेज अपोजिट होता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी ऐसे जा रही है तो उसमें फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा, इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन के कारण जो वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, फ्रिक्शन के कारण होने वाला जो वर्क डन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने अपना आंसर लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते क्या है कि ये हो गया अगला सवाल। अगला सवाल हमारा कहता है कि द रिलेशन बिटवीन पावर, करंट एंड रेसिस्टेंस। पावर को बच्चों हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को आई से, और रेसिस्टेंस को आर से। तो यहां से सीधा आपने पढ़ा होगा P बराबर होता है V इंटू आई। तो दिस V इंटू आई आर, दिस इज आई आर इंटू आई, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो यहां से देखिए, तो P बराबर आपका एक फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई स्क्वायर आर, और इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नाउ बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान देंगे बच्चों कि आपने पढ़ा होगा कि न्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय वी। अगर देख पा रहे होंगे तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इन्होंने 1.5 दे रखा है, आप इसे 1.5 लिख दें। सी का वैल्यू आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है एयर में, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और आपको चाहिए वेलोसिटी, आप यहां वेलोसिटी लिखिए। फिर अगर आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो बी 1.5 टू जा, ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, तो भी बराबर आपका सीधा सीधी आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस अकॉर्डिंग हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट होगा कहां पर, उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये हो गई। अब कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। आप आगे चल देखो, इसका क्या होता है, एक डेरिवेशन होता है। आपका डेरिवेशन जो है ना नर्सिंग एग्जाम में उतना आता नहीं है, तो आप सीधा याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग का होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज नथिंग एल्स, इट इज ए हाफ के एक्स स्क्वायर। आप इसे याद रखिए, ठीक है। फिर अगला सवाल है, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, सरफेस के
अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस पे एग्जैक्टली हमारा जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी, जी इज हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर अगर आप ऊपर जाते हैं तो भी आपका जी घटता है, फिर सरफेस से नीचे आते हैं तो भी आपका जी घटता है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे दोनों में घटता है, बट जो उनका डिफरेंस रेट ऑफ डिक्रीजिंग होता है ना, वो अलग अलग तरीका होता है, वो अलग अलग फॉर्मूला होता है। बट दोनों में, चाहे आप ऊपर जाइए चाहे आप नीचे जाइए, जी का वैल्यू सरफेस के ऊपर या नीचे घटता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। वोल्ट तो पोटेंशियल का होता है, कूलम्ब तो चार्ज का होता है, करंट का तो एम्पियर होता है। तो ये सारे हमारे यूनिट हैं किसके, कैपेसिटेंस के। ध्यान रखेंगे बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशंस को देखने से पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार उसको ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद उसके उसके सॉल्यूशन को देखिए, तब आप क्या होगा, इसका लर्निंग आपका और बेहतर बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड। जो होता है बच्चों सोलेनॉइड के अंदर, अगर ये हमारा सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये यूनिफॉर्म होता है। आपको पता होगा ये नॉर्थ से साउथ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, नॉर्थ से और साउथ में जाता है। बट इनसाइड द सोलेनॉइड या इनसाइड द मैग्नेट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे जाता है, मतलब कि साउथ से नॉर्थ। हालांकि इसमें तो मैग्नेटिक कॉइल रैप्ड होते हैं, बट तुम कह सकते हो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अबाउट टू। इसके वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है कि अगर कोई पार्टिकल उस वेलोसिटी से फेंको तो दोबारा तुम्हारे पास वो वापस नहीं आएगा, और वो वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये याद रखने वाली बात है। मतलब इतना स्पीड से किसी चीज को तुम फेंक देते हो अर्थ में तो वो वापस तुम्हारे पास नहीं आता। ठीक है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, ये पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हालांकि इन्होंने माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाना था यहाँ पर, क्योंकि अगर प्लस रखा जाए तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, इसीलिए माइनस के साथ क्या है ना, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, फिर अगले सवाल की ओर कहता है कि व्हेन ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। रेयर एक ऐसा मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। हम किसी दो मीडियम का जब कंपैरिजन करते हैं तो एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले की तुलना में कम हो उसे रेयर कहते हैं, और जिसका ज्यादा हो उसको डेंसर कहते हैं। तो रेयर से डेंसर में जब कोई लाइट जाती है, जैसे कि रेयर से डेंसर में कोई लाइट जाएगी, रेयर से डेंसर, ये हमारा रेयर है और ये हमारा डेंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेयर से डेंसर पे जाने पे हमारा जो लाइट होती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। ठीक है, जाना उसको ऐसे चाहिए था बट वो जाती ऐसे है, मतलब थोड़ा ये झुक जाती है। बट यही केस होता है कि डेंसर से रेयर जाती, तो डेंसर से रेयर के केस में अगर कोई कोई लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो डेंसर से रेयर जाएगी, तो उसमें क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कि वो बेंड्स अवे फ्रॉम द, दूर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हैं। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। कहते थे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अगेन बच्चों ये बहुत ही इजी सवाल कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो पूरी दुनिया जानती है वो तो न्यूटन होता है बच्चों। जूल तो वर्ग का, वाट तो हमारा पावर का, पास्कल तो क्या बोलता है प्रेशर का। ठीक है, ये सारे यूनिट होते हैं हमारे। फिर आगे बढ़ते हैं हम और अगला सवाल कहता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर कर पाता है। तो बच्चों हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट है वो हमारा वोल्टमीटर करता है, ए मीटर हमारा करंट का मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट का मेजरमेंट करता है, मल्टीमीटर भी करंट का मेजरमेंट करता है। ये सारे मेजरमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, कोई हमारे छोटे करंट को मेजर कर सकता है, कोई हमारा बड़ा करंट को मेजर कर सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगला जो सवाल है हमारा, कहता है करंट फ्लो ऑफ ए 2 एम्पियर flows through a 10 ohm resistance for a 10 second, the heat produced। कहता है कि एक करंट जो है 2 एम्पियर फ्लो करता है 10 ओम रेजिस्टेंस से और 5 सेकंड के लिए, तो हीट कितना होगा। आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर आप देखें यहां पर आई कितना है बच्चों, 2 एम्पियर, मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे, आर कितना है 10 और टी कितना है 5, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 10 इंटू 5 एंड इट विल बी कितना 4 इंटू 10 कितना 4 इंटू 5 20 20 इंटू 10 दैट इज 200 जूल। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू दिस
हमारा तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहा कि इसमें जो फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बच्चों। फिर इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर प्रपोज्ड बाय, कि वेव नेचर को किसने दिया था? वेव नेचर को देने वाले हमारे साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने हमारे वेव नेचर को दिया था, इन्होंने वेव नेचर को दिया था। और पार्टिकल नेचर के बारे में ये हमारे वेव नेचर को दिए थे, इन्होंने हमारे वेव नेचर को दिया था। अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर के बारे में, तो पार्टिकल नेचर के बारे में आइंस्टीन ने बताया था, जो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। फिर कहता है कि अगला जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कहता है कि ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेसिस्टेंस बिकेम। ध्यान देंगे कि किसी भी एक वायर है, ठीक है, एक वायर है जिसका लेंथ L है और रेसिस्टेंस R1 है, इस L1 मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा वायर जिसका रेजिस्टेंस R2 है और लेंथ L2 है। ध्यान देंगे कि ये L1 था, इसी को स्ट्रेच करके L2 बनाया गया। तो इनके बीच में रिलेशन होता है कि R1 बाय R2, मैं इसे यहां लिखता हूं ताकि आप देख पाए। इसका रिलेशन होता है कि R1 बाय R2 इक्वल टू होता है L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर ये R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला को मैं इसमें यूज कर लेता हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू हमारा जानते हैं L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। कहते हैं कि डबल इंसेंट, कहते हैं कि एक हमारा रॉड था, अगर अभी इसका लेंथ L है तो बाद में इसको 2L कर दिया गया, ठीक है। मतलब अब जहां देखना L1 की जगह L हो जाएगा, बट L2 की जगह 2L का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये L से L कट जाएगा तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। मीन्स हम यहां पर लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1/4। मतलब अभी जो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले के तुलना में 4 टाइम्स हो जाएगा, R2 इक्वल टू 4R1। तो हमारा ये क्या होगा, 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर भी डाउट है तो देन यू कैन पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल टेक इट एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, हमारी कोशिश है कि आपका जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें आपके आने वाले नर्सिंग एग्जाम में। अगेन मैं बताता हूं कि अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से इसे डाउनलोड कर वहां से ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको वहां का एक प्रॉपर बैच, सारे कुछ उपलब्ध है हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या था, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी कोने में कांस्टेंट होता है, चाहे कैसा भी मीडियम हो, चाहे आप वाटर में कहीं पर भी जाएं, इसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ये जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ध्यान रखेंगे इनका जो यूनिट होता है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, इसी में बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसी को गायब कर देता है कि नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह कुछ और दे देगा, न्यूटन बाय केजी स्क्वायर, तो वो आंसर नहीं होगा। यही तुम्हारा यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। आगे जाके आप पढ़िएगा कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के, ठीक है, जिसका वैल्यू, जिसको हम लोग के से नोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, वो हमेशा बदलते रहता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द मीडियम वो वैरी करता है। बट ये जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, ये कभी नहीं बदलता है, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि द पावर ऑफ ए लेंस इज 2D इट्स फोकल लेंथ। तो अगला सवाल हमने इससे पिछले वाले का आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, बी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं द पावर ऑफ ए लेंस इज 2D द फोकल लेंथ। अगेन हमारा पावर कितना आ गया, पावर हमारा कितना है, पावर ऑफ ए लेंथ कितना, सॉरी पी, पी बराबर हम जानते हैं, पी बराबर कितना होता है 1/f। तो यहां से f कितना आ गया 1/p। ठीक है बच्चों, तो 1/p आ गया, तो दिस इज एन, अगर 1/p, डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर तब आता है जब आप यूनिट मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फोकल लेंथ किस में आएगा, मीटर में आएगा, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर है तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, दिस इज 0.5 इंटू 100, इट विल बी ए 50 सेंटीमीटर। तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और 50, और पता है तुम्हें बच्चों कि वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स या कनकेव, बहुत बढ़िया, दैट इज ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में आता है। ठीक है, फिर कहते थे फिनोमेना ऑफ
स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कलर्स इज कॉल्ड। देखो बच्चों, कई सारे रंगों में बंटना, मतलब एक लाइट जो है कई सारों में बंटना, वो कहलाता है हमारा डिस्पर्शन। मतलब डिस्पर्शन वो कहलाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एक ही लाइट में आया और सेम मीडियम में चला गया। रिफ्लेक्शन क्या हुआ, लाइट आया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला, मतलब रिफ्लेक्शन में एक मीडियम, रिफ्रैक्शन में दो मीडियम, पर डिस्पर्शन डिस्पर्शन क्या होता है कि हमारा लाइट कई कलरों में डिफेक्ट होता है। मतलब बहुत सारे पार्ट में, बहुत सारे एक रंग में आता है लेकिन कई सारे कलर में चला जाता है। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होता है, अपने पाथ से भटक जाता है, वो हमारा डिफ्रैक्शन कहलाता है। कहता है कि इन एन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम पेज। देखो, एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज हमारा सेम होता है। किस में, प्योर रेसिस्टर में, इंडक्टर में और कैपेसिटर में। तो इसका थ्योरी तुम्हें याद रखना होगा कि रेसिस्टर में हमारा करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है, और कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो हमेशा तुमसे याद रखना होगा कि करंट और वोल्टेज कहां सेम होते हैं। तो रेसिस्टिव सर्किट में हमारा करंट और वोल्टेज सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का टोटल एनर्जी क्या होता है, ध्यान रखना। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोर ऑर्बिट में नेगेटिव होगा। नेगेटिव एनर्जी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस से बाउंडेड है, तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर पा रहा है। अगर ये बाउंडेशन ना हो तो फिर वो मूव नहीं कर पाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में। तो नेगेटिव एनर्जी ये बताती है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है न्यूक्लियस के अबाउट, तो इसलिए हमारा आंसर होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज मैक्सिमम। देखो, अगर कोई बच्चा पैरेलल किया जाता है तो पैरेलल में जैसे एफ बराबर फोर्स बराबर फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा लिख देते हैं, वेक्टर में नहीं लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा जब लिखते हैं ना, तो ये थीटा उनके बीच का एंगल होता है। थीटा हमारा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो अगर ये सरफेस पैरेलल हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा और वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में अगर फील्ड पैरेलल है तो वहां फ्लक्स जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री और cos 90 जीरो होता है। अगर फील्ड परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने से क्या होता है कि इसका एरिया वेक्टर अलोंग द लाइन लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन अलोंग द लाइन अगर लाई कर गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लक्स जो होगा उस समय मैक्सिमम होगा, मतलब cos जीरो होगा। cos जीरो का वैल्यू, cos जीरो मैक्सिमम, cos जीरो कितना होता है 1, और यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है थीटा का। तो हमारा क्या होगा, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना। जो हमारा पहले वाला जीरो होता है, मतलब जो शुरुआत वाला जीरो होता है डेसिमल के बाद, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। बाद में अगर ये हमारा लीडिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन जो ट्रेलिंग जीरो होता है, लास्ट में जो जीरो होता है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। दैट इज, अगर इसको आप काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है इसका। ठीक है, फिर अगला कहता है कि ए बॉडी वेट कितना है 60 न्यूटन ऑन द अर्थ। तो वेट बराबर होता है सीधा बच्चों m इंटू जी। ये कहता है 60 इक्वल टू m इंटू 10 लगा लो, जी का वैल्यू 10 ले लो, और m यहां से कितना आ जाएगा 6 kg। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 6 kg हो गया। जनरली हमने देखा गया, ये तुम्हें याद रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है इंडिया में। ठीक है, याद रखना। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। बाइंडिंग एनर्जी का जब तुम ग्राफ देखोगे तो वहां पर आयरन का जो बाइंडिंग एनर्जी होता है सबसे ज्यादा इसको तोड़ने में एनर्जी लगेगा, तो ये हमारा आयरन का होता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सेशन समझ में आया होगा। इस तरह के लगातार सेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपका जो एक शेयर है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लगाना। अगर आप चीज़ें लाने के लिए अगर आपको इसी प्रकार का कोई भी सेशन चाहिए, चाहे टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए।